नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। उनके जीवन और ख़ास तौर पर 2016 में राष्ट्रपति बनने तक के उनके सफ़र पर एक गहरी नज़र डालेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास उनकी शिक्षा, परिवार, उनके कारोबार के उतार चढ़ाव और कैसे वो राजनीति में आए, इससे जुड़े कई लेख और रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारियां हैं उनको सामने लाएं। मतलब ये समझने की कोशिश करें कि कैसे एक रियल एस्टेट डेवलपर और टीवी स्टार अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। ये वाकई एक असाधारण कहानी है। कई उतार चढ़ाव हैं इसमें। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। क्वींस, न्यूयॉर्क, 14 जून 1946 को उनका जन्म हुआ। पिता फ्रेड ट्रंप, वो तो जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर थे। हाँ, काफी सफल थे वो अपने काम में। और माँ मैरीएन मैक्लियोड, वो स्कॉटलैंड से आई थी, एक घरेलू सहायिका के तौर पर। अच्छा, और परिवार की जड़ें और भी पीछे जाती हैं। दादा दादी, नाना नानी। जी, दादा फ्रेडरिक वो जर्मनी से आए थे, नाई थे या शायद रेस्टोरेंट चलाते थे। और नाना नानी मैल्कम और मैरी मैक्लियोड, वो स्कॉटलैंड में मछुआरे थे। तो एक तरह से प्रवासी पृष्ठभूमि तो थी परिवार में। ये दिलचस्प है। डोनाल्ड 5 भाई बहनों में चौथे थे। उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर, उनकी कहानी थोड़ी दुखद है ना? हाँ, वो पायलट थे, लेकिन शराब की लत से जूझ रहे थे और 1981 में उनका निधन हो गया। इसका असर डोनाल्ड पर भी पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और बाकी भाई बहन? एक बहन जज बनी, मैरीएन, और छोटे भाई रॉबर्ट। जी, मैरीएन जज बनी, बहन एलिजाबेथ भी हैं। और छोटे भाई रॉबर्ट, वो पिता के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उनका भी निधन हो गया 2020 में। सुना है डोनाल्ड बचपन में काफी शरारती किस्म के थे, जिसके चलते उन्हें मिलिट्री स्कूल भेजा गया। हाँ, रिपोर्ट्स यही कहती हैं। काफी ऊर्जावान और शायद थोड़े अनुशासनहीन। तो 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया, शायद अनुशासन के लिए। अच्छा, फिर वहां से निकलकर कॉलेज? जी, पहले फोर्डम यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़े, फिर उन्होंने ट्रांसफर लिया पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मशहूर वॉटन स्कूल में। वहां से 1968 में इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। और ये वो दौर था जब वियतनाम युद्ध चल रहा था, तो क्या वो सेना में गए? नहीं, उन्हें सैन्य भर्ती से छूट मिली। पहले तो कॉलेज की वजह से स्थगन मिला, जैसे कई युवाओं को मिलता था। बाद में रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें बोन स्पर्स, मतलब हड्डी बढ़ने की समस्या के लिए मेडिकल छूट मिली। 1969 की ड्राफ्ट लॉटरी में उनका नंबर भी काफी ऊंचा था, 366 में से 356। तो वैसे भी संभावना कम थी। समझ गए। तो पढ़ाई पूरी होते ही वो सीधे फैमिली बिजनेस में आ गए? बिल्कुल। अपने पिता की कंपनी, जिसका नाम तब एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन था, उसमें काम शुरू किया। और ज्यादा समय नहीं लगा, 1971 तक उन्होंने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। और शुरुआत से ही विवादों से नाता रहा। वो 1973 वाला मामला? वो काफी चर्चित रहा। न्याय विभाग ने उन पर और उनके पिता पर अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ आवास भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। मामला अंत में सुलझा लिया गया, बिना किसी पक्ष द्वारा गलती स्वीकार किए। इसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाया, मैनहट्टन की तरफ। जी, 1976 में ग्रैंड हयात होटल का विकास एक बड़ा प्रोजेक्ट था, खासकर इसलिए कि उन्हें शहर से 40 साल की टैक्स छूट मिली थी, जिस पर काफी सवाल उठे थे। ये दिखाता है कि वो शुरू से ही बड़े सौदे करने में माहिर थे। और 80 का दशक तो शायद उनके लिए गोल्डन पीरियड था। ट्रंप टावर, हाँ, वो तो आइकॉनिक बन गया। फिर ट्रंप प्लाजा, एटलांटिक सिटी में कैसीनो का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कैसल, और फिर 1990 में भव्य ट्रंप ताजमहल। लेकिन इसी दौर में कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो जापान को लेकर काफी मुखर थे, व्यापार वगैरह को लेकर। ये बात भी सामने आती है। 80 के दशक में वो जापान द्वारा अमेरिकी संपत्ति खरीदने और व्यापारिक बाधाओं से काफी नाखुश थे। वो सार्वजनिक रूप से कहने लगे थे कि अमेरिका के सहयोगी देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के बदले पर्याप्त भुगतान करना चाहिए। टैरिफ लगाने जैसे विचार भी वो तब रखने लगे थे। ये तो दिलचस्प है। मतलब राजनीतिक रुझान पहले से थे, लेकिन कारोबार में सब ठीक चल रहा था क्या? इतना विस्तार नहीं, यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। 90 के दशक की शुरुआत उनके लिए बहुत मुश्किल भरी रही। भारी कर्ज हो गया था। कर्ज? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के? हाँ, विस्तार की अपनी कीमत होती है। कर्ज इतना बढ़ गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता फ्रेड को गैर कानूनी तरीके से मदद करनी पड़ी, कैसीनो चिप्स खरीदकर। ओह, और फिर दिवालियापात? जी,
कई बार, सबसे पहले ट्रम्प ताजमहल 1991 में, फिर ट्रम्प प्लाजा होटल 1992 में। बाद में उनकी मुख्य होटल्स और कैसिनो कंपनी ट्रम्प होटल्स एंड कैसिनो रिजॉर्ट्स को भी 2004 और 2009 में दिवालियापन का सामना करना पड़ा। तो इतने बड़े झटकों के बाद कोई वापसी कैसे करता है, ये समझना मुश्किल है। यहीं पर उनकी, आप कह सकते हैं, बिजनेस की समझ या रणनीति काम आई। उन्होंने दिवालियापन कानूनों का इस्तेमाल किया खुद को बचाने और बिजनेस को पुनर्गठित करने के लिए। अच्छा, मतलब दिवालियापन एक रणनीति थी। एक तरह से। साथ ही उन्होंने अपना नाम ट्रम्प को एक ब्रांड बनाया और उसे लाइसेंस देना शुरू किया। गोल्फ कोर्स, होटल, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि टाई, पानी की बोतलें, गद्दे, बहुत कुछ। इससे लगातार आमदनी होती रही। और उनकी किताब भी तो थी, द आर्ट ऑफ द डील। हाँ, 1987 में आई वो किताब, बेस्टसेलर बनी। उसने उनकी छवि एक माहिर नेगोशिएटर और सफल कारोबारी के तौर पर और मजबूत की। और वो मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स पेजेंट के मालिक भी रहे कई सालों तक, 1996 से 2015 तक। और फिर आया टीवी का दौर, द अप्रेंटिस। ये तो शायद एक गेम चेंजर था उनके लिए। बिल्कुल, 2004 से 2015 तक चला ये रियलिटी शो। इसने उन्हें घर घर में पहुंचा दिया। वो एक सख्त, निर्णायक बॉस की भूमिका में थे। उनका वो तकिया कलाम, "यू फायर्ड", तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, तो बहुत ही मशहूर हुआ। हाँ, इसने उनकी पब्लिक इमेज को गढ़ा, एक तरह से एक सफल नो नॉनसेंस लीडर। सही कहा। इसने उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन से कई ज्यादा बना दिया, एक सेलिब्रिटी बना दिया। उनके निजी जीवन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 शादियां की उन्होंने। जी, पहली शादी 1977 में इवाना जेलनेत्स्कोवा से हुई, जो खुद भी एक मॉडल और व्यवसायी थी। उनसे 3 बच्चे हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। ये शादी 1992 में टूटी और तलाक काफी चर्चित रहा था मीडिया में। हाँ, वो काफी सुर्खियों में था। और दूसरी शादी? दूसरी शादी 1993 में एक्ट्रेस मार्ला मैपल से हुई, जिनसे उनकी बेटी टिफनी है। ये शादी 1999 तक चली। और तीसरी, जो अभी भी जारी है? हाँ, 2005 में उन्होंने मिलानिया नॉस से शादी की, जो स्लोवेनियाई मूल की मॉडल हैं। उनसे उनका बेटा बैरन है। तो निजी जीवन भी काफी उथल-पुथल भरा रहा। अब आते हैं राजनीति पर। जैसे आपने पहले इशारा किया, रुचि तो पहले से थी। हाँ, 80 के दशक के अंत से ही वो राजनीतिक टिप्पणियां करने लगे थे, खासकर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, कि कैसे दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। और 2000 में उन्होंने कोशिश भी की थी राष्ट्रपति पद के लिए। हाँ, एक छोटी सी कोशिश थी, रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उसे सीरियस प्रयास नहीं माना जाता। लेकिन असल में वो राजनीतिक मंच पर कब आए? वो बर्थर मूवमेंट क्या था? हाँ, वो 2011 के आसपास की बात है। ये एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के जन्म स्थान और उनकी अमेरिकी नागरिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस बिर्थर थ्योरी को हवा देने से उनका राजनीतिक प्रोफाइल अचानक बहुत बढ़ गया। वो रिपब्लिकन पार्टी के एक हिस्से में काफी लोकप्रिय हो गए। ये एक तरह से उनके 2016 अभियान की नींव रख रहा था, कह सकते हैं। इसने उन्हें राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। और फिर आया जून 2015 का वो दिन। हाँ, वो ट्रम्प टावर वाला सीन, एस्केलेटर से उतरते हुए और राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी का ऐलान। बिल्कुल, वो एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। उनका नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभियान शुरू से ही काफी अलग था। किस तरह से अलग? उन्होंने अप्रवासन पर बहुत सख्त रुख अपनाया। मैक्सिकन प्रवासियों को लेकर उनकी शुरुआती टिप्पणियां बहुत विवादास्पद रहीं। उन्होंने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया। वो स्थापित राजनीतिक वर्ग और व्यापार समझौतों की कड़ी आलोचना करते थे। उनका अंदाज बहुत सीधा और कई बार टकराव वाला था। मीडिया ने उन्हें कवर कैसे किया? अभूतपूर्व कवरेज मिला। शायद इतिहास में किसी उम्मीदवार को इतना फ्री मीडिया अटेंशन नहीं मिला होगा। उनके हर बयान पर, हर रैली पर नजर रहती थी, लेकिन विवाद भी उतने ही जुड़े रहे। हाँ, विरोधियों पर निजी हमले करना। और फिर वो अक्टूबर 2016 का एक्सेस हॉलीवुड टेप, जी वो टेप जिसमें वो महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करते सुनाई दिए, उसने उनके अभियान को बहुत बड़ा झटका दिया। साथ ही कई महिलाओं ने उन पर यौन दुराचार के आरोप भी लगाए। लगा था कि शायद अब उनका अभियान खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवंबर 2016 में नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। हाँ, उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराकर एक तरह से राजनीतिक भूचाल ला दिया। ये एक आश्चर्यजनक जीत थी। हालांकि पॉपुलर वोट यानी कुल वोट उन्हें कम मिले थे। जी, हिलेरी क्लिंटन को लगभग 30 लाख ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अमेरिकी चुनाव प्रणाली इलेक्टोरल कॉलेज पर आधारित है और ट्रंप ने महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में बहुत कम अंतर से जीत हासिल करके इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत हासिल कर लिया। यही निर्णायक साबित हुआ। तो
ये थी डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले की कहानी। रियल एस्टेट की ऊंचाइयों और फिर दिवालियापन की गहराइयों से गुजरना, फिर टीवी पर एक नई पहचान बनाना और अंत में तमाम विवादों के बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। वाकई एक अनोखी यात्रा है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को देखें तो एक बात साफ है, उनकी कहानी में लगातार खुद को नई सिरे से गढ़ने, ब्रांडिंग करने और मुश्किलों से वापसी करने की क्षमता दिखती है। उनका जो कारोबारी अनुभव था और मीडिया को समझने की जो उनकी कला थी, वो उनके राजनीतिक उदय में शायद बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? यही कि क्या उनकी जो ये बिजनेस वाली रणनीतियां थीं, पर्सनल ब्रांडिंग का तरीका था, क्या उसने अमेरिका में या शायद दुनिया भर में राजनीतिक अभियानों के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो शायद आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इस गहरी पड़ताल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।